वेल अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट एक एवरेज इंडियन को 12 साल काम करना पड़ता है अपने एक एवरेज घर को खरीदने के लिए। इसको हम बोलते हैं पीटीआई यानी प्राइस टू इनकम। कैसे डिफाइंड है ये? दिस इज डिफाइंड एज टोटल प्राइस ऑफ द हाउस डिवाइडेड बाय एवरेज हाउस होल्ड इनकम। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए घर है वो है 1 करोड़ रुपए का एक लोकेलिटी में, और मान लीजिए उस एरिया में एवरेज इनकम लोगों की है 10 लाख रुपए साल की, तो उस एरिया का जो पीटीआई है वो हो गया 10, यानी हर इंसान को 10 साल अपनी को कमाना पड़ेगा तब जाके वो वहां पे 1 करोड़ का घर खरीद पाएगा, राइट? तो जहां पे इनकम्स ज़्यादा है और घर के प्राइसेस भी ज़्यादा है वहाँ तो अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जो प्राइस टू इनकम है वो पीटीआई वो कम होगा। लेकिन जहाँ पे प्राइस तो ज़्यादा है घर का पर इनकम कम है, जैसे कि इंडिया में खासकर देखा जाता है, वहाँ पे जो पीटीआई होता है वो ज़्यादा हो जाता है और अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है। करेक्ट? जनरली ऐसा माना जाता है कि जिस कंट्री में पीटीआई 5 से कम है वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का जो पीटीआई है वो है 12.3, यानी एक एवरेज इंडियन को 12.3 ईयर्स काम करना पड़ेगा ताकि वो इंडिया में एक एवरेज घर अफोर्ड कर सके। पर इंडिया अकेला नहीं है। अगर हम बाकी देशों के पीटीआई की बात करें तो बांग्लादेश का जो पीटीआई है वो 12.8 है, सिंगापुर का 18.1 है, साउथ कोरिया का 20.7 है और चाइना का 29.2 है। यहीं पे जब रियल एस्टेट की बात हो रही तो मुंबई कैसे ना बात करें? द इनफेमस मुंबई का जो पीटीआई है वो है 34.2। इसीलिए वहाँ पे जो नॉर्मल इंसान है वो उसके लिए मुंबई में घर खरीदना बहुत टफ हो जाता है, राइट? क्योंकि उसको 34.2 ईयर्स काम करना पड़ेगा तब जाके वो इतना पैसा कमा पाएगा कि वो मुंबई में एक घर ले पाए। कुछ और देशों के पीटीआई की बात करते हैं तो जो यूके है उसका पीटीआई है 9.4, यूएस का पीटीआई है 3.6। दोनों ही जगह पर घर महंगे हैं, ये बात आपको पता है, राइट? पर वहां पे इनकम्स और ज्यादा बेटर है, राइट? इसलिए जो पीटीआई यानी प्राइस टू इनकम जो रेशियो है या फिर अफोर्डेबिलिटी है वो काफी बेटर है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले ये तो आप सबको पता है कि इंडिया में रियल एस्टेट डिसीजंस काफी बार इमोशनल होते हैं, राइट? तो एक बार अगेन दिस इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक इटसेल्फ, बट एक बार रियल एस्टेट के एक बार रिटर्न्स पे जरा हम ध्यान देते हैं। तो लास्ट 30 ईयर्स में रियल एस्टेट ने 9.3% का रिटर्न दिया है, वहीं पर गोल्ड ने 9.2% का और सेंसेक्स ने 13.5% का। तो घर सबको खरीदना है, क्यों? पता नहीं, एटलीस्ट फ्रॉम अ रिटर्न स्टैंड पॉइंट। खैर, घर क्यों इतने महंगे हैं? अब घर क्यों इतने महंगे हैं उनके रीजंस को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक है गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक है करप्शन। अब देखिए करप्शन के बारे में तो सबको पता है तो उसको हम बाद में पहले कवर करेंगे, पहले हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को कवर करते हैं। कैसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से घर आज इंडिया में ज्यादा महंगे हैं? तो जो पहले रीजन की हम बात करेंगे वो है फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR। अब क्या है ये FAR? तो देखिए जब भी किसी सरकार को किसी सिटी की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है, राइट? कैसे एक सिटी हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करेगी तो सिटी जोनिंग लॉज लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये रहेगा आपका रेसिडेंशियल जोन, ये रहेगा आपका कमर्शियल जोन, ये रहेगा आपका इंडस्ट्रियल जोन, ये रहेगा आपका ऑफिस जोन। तो उस हिसाब से सिटी को कंट्रोल कर पाती है कि भाई ये सिटी कैसे एक्सपैंड हो रही है यहाँ पे, करेक्ट? बट सिमिलरली जब सरकार को सिटी की वर्टिकल ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है, राइट, तो सिटी FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो से इस चीज को कंट्रोल करती है। इसका एक और नाम है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, बट अल्टीमेटली दोनों सेम चीजें। आइए हम फ्लोर एरिया रेशियो को जरा ध्यान से समझते हैं। तो फ्लोर एरिया रेशियो होता है टोटल कंस्ट्रक्टेड फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बिल्डर है, उसके पास 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन है। अब मान लीजिए उस बिल्डर को उसके ऊपर फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट कराने हैं। तो अगर वो बिल्डर चेन्नई में है, ठीक है, तो चेन्नई में जो FAR लिमिट है वो है 1.5, यानी बिल्डर उस 10,000 स्क्वायर फुट के प्लॉट एरिया पे 15,000 स्क्वायर फुट का फ्लोर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। अब वो बिल्डर की मर्जी है कि या तो वो 5,000 स्क्वायर फुट के 3 फ्लोर बना दे, राइट, या फिर 2,500 स्क्वायर फीट के 6 फ्लोर बना दे, करेक्ट, या फिर वो 1,000 स्क्वायर फीट के 15 फ्लोर बना दे, ये उसकी मर्जी है। बट वो जो टोटल फ्लोर एरिया है जो ऊपर उस प्लॉट के ऊपर कंक्रीट में जो बन रहा है वो 15,000 स्क्वायर फीट या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ द प्लॉट एरिया से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है। यहीं पे अगर वो बिल्डिंग उसके पास मुंबई में है, सेंट्रल मुंबई में, FAR लिमिट जनरली 1.3 है, यानी वो 13,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर एरिया कंस्ट्रक्ट कर सकता है।
अल्टीमेटली अब सेम 10,000 स्क्वायर फीट में अब कम घर बनेंगे। बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर में जहां जहां पे 40 फीट के रोड्स हैं, राइट, वहां पर जो FAR रेशियो है वो 1.75 है, और जहां पर 100 फीट रोड्स हैं वहां पर FAR रेशियो 3.25 है। अब इंडिया से थोड़ा ऊपर निकल के थोड़ा इंटरनेशनली कंपेयर करते हैं इस FAR रेशियो को, और पिक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। सैन फ्रांसिस्को में FAR रेशियो है 9, हांगकांग में 12, न्यूयॉर्क में 15 और सिंगापुर में 25। तो जहां पर मुंबई में 10,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में आपने 13,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर एरिया कंस्ट्रक्ट किया, वहीं पर सिंगापुर में सेम बिल्डर ने 10,000 स्क्वायर फीट पे 2.5 लाख स्क्वायर फीट का फ्लोर एरिया कंस्ट्रक्ट किया। तो मुंबई में अगर बिल्डर 5,000 स्क्वायर फुट का भी फ्लोर एरिया बनाता है तो मुश्किल से 3 फ्लोर भी नहीं बना पाएगा, वहीं पे सिंगापुर में सेम बिल्डर 50 फ्लोर बना देगा, राइट। जहां पे मुंबई वर्ल्ड की 5th मोस्ट डेंसेस्ट सिटी है, उसमें अगर कम घर बनेंगे तो सप्लाई तो कम होगी ही, सप्लाई कम होगी तो मुंबई में घर के दाम बढ़ेंगे ही। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कैसे FAR रेशियो से सप्लाई को आर्टिफिशियली कम कर दिया जाता है, और उससे डिमांड तो आर्टिफिशियली आप कम कर नहीं सकते हो, तो उससे एकदम से घर का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर देखिए FAR रेशियो कम करने का रीजन क्या होता है सरकार के पास, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये आर्बिट्रली कोई रैंडम नंबर सेट कर रखा है, राइट। तो देखिए इसको मैं एक एग्जाम्पल से ही बता पाऊंगा, वो ये है कि मान लीजिए एरिया इतना सा है, ठीक है, उस पर आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी लंबी सी एक, राइट। मान लीजिए आपने 100 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी, राइट, और हर फ्लोर पे आप मानिए 5 घर हैं, तो 500 घर आपके पास हैं और एरिया इतना सा है। अब होगा क्या, जब ऑफिस का टाइम होगा सारे, मान लीजिए एक घर कैसे एक कार है, 500 कारें एक साथ रोड पे निकलेंगी, और रोड छोटी सी है क्योंकि एरिया छोटा सा है, तो रोड छोटी सी है तो उस एरिया पे आपकी पूरा जाम लग जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ बस कनेक्टिविटी नहीं है, उससे क्या होगा, वो जो पूरा रोड है वो पूरी चोक कर जाएगी, राइट। तो अल्टीमेटली सरकार ये सोचती है कि वहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, क्या वहाँ पे ऐसी मेट्रो कनेक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ को हैंडल कर सकती है, क्या वहाँ पर इतनी चौड़ी रोड्स हैं जो इतने सारे ट्रैफिक को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकती हैं, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक डिमांड एक साथ हैंडल कर सकती है, क्या वहाँ पे वाटर पाइप्स है, क्या वहाँ पे सीवेज पाइप्स है, क्या वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन इतना जल्दी हो सकता है कि नहीं, नहीं तो पूरा क्योस हो जाएगा, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे कैसे सरकार की सारी इंफ्रा आके, राइट, मिल के अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि बिल्डिंग कितनी ऊंची बन सकती है। अब देखिए FAR रेशियो जो सरकार ने सेट किया भले नियत सही हो, बट इसकी वजह से ये सरकार को बैकफायर करती है। कैसे बैकफायर करती है, अब होता क्या है कि जितने भी बिजनेसेस हैं फॉर एग्जांपल या ऑफिसेज हैं, मुंबई के केस में बात करें या बैंगलोर के केस में बात करें, किसी भी टियर 1 मेट्रो सिटी के केस में बात करें, तो ये एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में सिचुएटेड है। सेंट्रल बैंगलोर, सेंट्रल मुंबई फॉर एग्जांपल, उसके आसपास तो घर बहुत महंगे हो जाते हैं, राइट। और जो लोग बेचारे वहाँ पे घर नहीं देख पाते क्योंकि घर बने ही कम है वहाँ पे, राइट, वो थोड़ा सा दूर घर लेते हैं, उसकी वजह से अगेन रोड ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली ट्रैफिक बढ़ रहा है, राइट। अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो नियत है वो तो है बट शायद वो चीज़ काम नहीं कर रही है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि वन वे टू सॉल्व दिस इज कि हमें थोड़ा सा और ग्रैनुलर FAR रेशियो को डिटरमाइन करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ एरियाज मेट्रो के पास है वहाँ FAR रेशियो बढ़ा दो, जो थोड़े से दूर एरिया उसमें FAR रेशियो कम कर दो। अभी के लिए बहुत ग्रैनुलर इसको डिटरमाइन नहीं किया जाता है। अब आते हैं करप्शन पर। अब देखिए करप्शन क्या होता है, करप्शन होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी सिर्फ इंडिया में नहीं है, करप्शन सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत जगह है। इसलिए एक स्टडी ऐसी की गई है कि भाई जो जो कंट्रीज में कैसा कैसा करप्शन है वहाँ पे घर के प्राइसेस कैसे कैसे, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी कैसी कैसी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखिए जिन जिन कंट्रीज में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है उनका PTI यानी प्राइस टू इनकम कम है, यानी वहाँ अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। अब देखिए ऐसा क्यों है, अब इसी मान लीजिए एक बिल्डर है, उसको एक लैंड परचेज करना है, तो ये तो आपको पता है लैंड परचेज करना कितना रिस्की काम है इंडिया में, राइट। और मान लीजिए लैंड परचेज कर भी लिया, उस लैंड परचेज करने के बाद उसे 50 से ज़्यादा अपने परमिट सप्लाई करने पड़ेंगे, हर परमिट के हर स्टेज पे उसे पैसा खिलाना पड़ेगा। अल्टीमेटली उन परमिट्स को लेने के लिए भी उसे 1 से 2 साल तक का टाइम लगेगा, और ये सब तब हो रहा है जब लैंड खरीदा जा चुका है, मतलब वो लैंड इसी पड़ा हुआ है, वो लैंड आपको कोई कैश फ्लो नहीं दे रहा है, करेक्ट। अल्टीमेटली इन सब की कॉस्ट क्या बिल्डर झेल रहा है? बिल्कुल बिल्डर झेल रहा है।
पर एंड में कौन झेल रहा है? एंड में हमेशा कंज्यूमर झेल रहा है, यानी हम और आप जैसे लोग जो उस घर को खरीदना चाहते हैं, उनके लिए वो हाउस के प्राइस हैं वो एकदम से बढ़ा दिए जाएंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, दीपक पारेख जो कि HDFC के चेयरमैन है। HDFC एक वो कंपनी है जिसने इंडिया को सालों साल जितने भी होम बायर्स हैं उनको लोन फैसिलिटेट किया है। वो बोलते हैं कि अगर करप्शन हटा दिया जाए तो इंडिया में रियल एस्टेट के प्राइसेस 20% से कम हो जाएंगे। अब जिस इंसान को सालों साल का एक्सपीरियंस है लोन्स बेचने का, अगर वो ऐसा बोल रहा है तो शायद सही ही बोल रहा होगा। इसके अलावा पुअर लैंड प्लानिंग और ब्लैक मनी दो सबसे बड़े रीजंस हैं रियल एस्टेट की इन्फ्लेटेड प्राइस का। ब्लैक मनी के बारे में तो आपको पता ही है, अल्टीमेटली ब्लैक मनी को आप ग्रो करने के लिए स्टॉक्स में तो लगा नहीं सकते, आप बैंक में उसको रख नहीं सकते, पकड़े जाएंगे। बेस्ट तरीका क्या होता है जिसके पास ब्लैक मनी है? सिंपली वो उसको रियल एस्टेट में पार्क कर देता है। उसकी वजह से जब रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ते हैं उसके ब्लैक मनी का भी प्राइस बढ़ता है। और क्योंकि जिसके पास ब्लैक मनी है उसके पास कोई और ज़्यादा चारा ही नहीं है, मतलब कहाँ लगाएगा पैसे, तो डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ मनी बेसिकली फ्लोज इनटू रियल एस्टेट और उसकी वजह से प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते रहते हैं। एनीवेज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।